अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अकाउंट फर्स्ट ईयर का आज लेक्चर नंबर 8 जो है वो अटेंड करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अटेंड करना है। और चैप्टर नंबर 11 हम पढ़ रहे हैं, दैट इज एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स एंड देयर एडजस्टमेंट्स एंड इफेक्ट्स। ठीक है, तो हमने कल कुछ पढ़ा था, कुछ हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था और कुछ इंट्रोडक्शन हमारा रह गया था। मैंने आपको एडजस्टमेंट्स बताई थी कि कौन कौन सी होती हैं। 9 आपकी एडजस्टमेंट थी, जिनमें से 7 हमने कल एडजस्टमेंट्स पढ़ी थी और आज हमने जो है वो बाकी की एडजस्टमेंट जो है वो पढ़नी है, 2 जो रह गई हुई थी। अच्छा, जो कल हमने एडजस्टमेंट्स पढ़ी थी 7, उसमें आपका आ जाता था एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसी तरह आपके रेवेन्यू थे, प्रीपेड रेवेन्यू और आउटस्टैंडिंग या अक्रूड रेवेन्यू। ठीक है, उसके अलावा हमने डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स पढ़ी थी और उसके अलावा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ा था। ये मैंने आपको बोला था कि आप लोगों ने इनको सही तरीके से इंट्रोडक्शन को पढ़ना है, रिकॉर्डिंग को सही तरीके से सुनना है, देन आपने उसको जो है वो लिखना भी था। मैंने वो आपको 2 बार 3 बार रिपीट किया था, इसलिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था, ताकि आपको जो है वो याद रह सके। आपको जब क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एडजस्टमेंट्स वाले चैप्टर में से क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है। और अगर तो आप वो सही तरीके से समझ लेते हैं, सही तरीके से कर लेते हैं, तो आपको इजीली जो है वो 20 मार्क्स मिल जाते हैं। और अगर आप खराब कर देते हैं, आप सही तरीके से समझते नहीं हैं, एक भी एडजस्टमेंट आप गलत करते हैं, तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। ऑब्वियस बात है, जब आंसर सही तरीके से नहीं आएगा तो आपका टोटल पे इफेक्ट आएगा, और टोटल अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग ठीक नहीं आएगा तो आपकी बैलेंस शीट भी ठीक नहीं आएगी और आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। इसलिए अगर आप इसको ठीक तरीके से करते हैं तो आपको मसला नहीं होता। अगर आप सही तरीके से समझेंगे कि डबल इफेक्ट का क्या मतलब है, डबल इफेक्ट कहाँ कहाँ होते हैं, जो चीज हम लिख रहे हैं एक्सपेंसेस है तो वो एक्सपेंसेस में आएगा, दूसरी साइड पे एसेट में आएगा या लाइबिलिटी में आएगा। तो अगर आप वो ठीक तरीके से समझेंगे, करेंगे तो ही होगा। ठीक है, वो कल मैंने आपको काफी एक्सप्लेन किया था। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब हमने बाकी के जो हमारे 2 रह गए थे वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने पढ़ना है बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स एंड अनकलेक्टिबल्स एंड अलाउंसेस फॉर अनकलेक्टिबल्स। ठीक है, इसमें आ जाता है नो बिजनेस कंसर्न वांट्स टू सेल गुड्स और सर्विसेज टू ए कस्टमर ऑन क्रेडिट बेसिस हु मे प्रूव अनएबल और अनविलिंग टू पे हिज डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स कौन से होते हैं? बैड डेट्स का मतलब होता है कि हमने जो है वो अपने कर्जे दिए हुए थे, वो कर्जे हमने जो जिन जिन डेटर्स को दिए हैं, जिनको हमने कर्जा दिया हुआ है, उन्होंने हमारा वो कर्जा वापस नहीं किया। फिर प्रोविजन उनकी देखनी है कि वो डाउटफुल डेट्स की कैसे होती हैं, या वो अनकलेक्टिबल होते हैं कि वो हम उनको कलेक्ट नहीं कर सकते, हमें वो वापस नहीं मिल सकते, या अलाउंसेस हमारे क्या होते हैं अनकलेक्टिबल्स के। ठीक है, अच्छा, कोई भी नो बिजनेस कंसर्न वांट्स टू सेल गुड्स और सर्विसेज टू ए कस्टमर ऑन क्रेडिट बेसिस। कोई भी बिजनेस अपना जो होता है, बिजनेस यूनिट जो होता है, या कोई भी बिजनेस पर्सन होता है, वो अपनी गुड्स या सर्विसेज को कस्टमर को क्रेडिट बेसिस पे, उधार बेस पे सेल करना पसंद नहीं करता। हु मे प्रूव अनएबल और अनविलिंग टू पे हिज डेट्स। जो बंदा ये शो हो जाए कि वो अपनी डेट्स को क्लियर नहीं करेगा, या जो बंदा अनविलिंग है या अनवांटेड है या पसंद नहीं करता अपने डेट्स को वापस करना। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, या कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं कि वो ले तो लेते हैं गुड्स उधार पे, लेकिन बोलते हैं हम आपको पेमेंट बाद में कर देंगे, और वो पेमेंट देते ही नहीं है। शॉपकीपर या फिर आपका बिजनेस पर्सन या फिर आपका क्रेडिटर जो है वो लोन वापस मांगता रहता है पैसे, और वो रिटर्न नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो पर्सन्स होते हैं उनको कोई भी पसंद नहीं करता अपनी गुड्स या सर्विसेज देने के लिए, या फिर इवन कैश भी ऑब्वियस बातें नहीं देगा, और ना ही गुड्स और सर्विसेज आप जो है उनको क्रेडिट बेस पे उधार पे देंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो आपको कभी भी आपके पैसे रिटर्न नहीं करते हैं, वापस नहीं करेंगे। Consequently, most business concerns have a credit department which makes investigation about the debts paying ability of each prospective customer। ठीक है, इस जो हमारा ये बात होती है कि हम पसंद नहीं करते किसी को उधार पे चीज देने के लिए, जो कि हमें पता होता है कि ये पर्सन हमारा रिटर्न नहीं करेगा उधार। फिर उसके रिजल्ट में कॉन्सिक्वेंटली उसके रिजल्ट में क्या किया जाता है कि बहुत सारे जो बिजनेस कंसर्न होते हैं, बिजनेस यूनिट्स होते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं, वो एक क्रेडिट डिपार्टमेंट बना लेते हैं। उस क्रेडिट डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, उन्होंने चेकिंग करनी होती है, उन्होंने देखना होता है कि हम जिस बंदे को उधार देने लगे हैं, हम जिस डेटर को उधार देने लगे हैं, हम जिस कस्टमर को उधार देने लगे हैं या गुड्स देने लगे हैं उधार पे, क्या वो हम इतना एबल है या इतनी उसके पास क्रेडिटेबिलिटी है या वो फिर इतनी एबिलिटी रखता है कि हमारे डेट्स को रिटर्न करेगा, वापस करेगा। क्लियर? Some bad debts will arise as a result of error in judgment, और फिर इसी वजह से जो हमारे बैड डेट्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि हम पर्सन्स को जज नहीं सही कर सकते। बेशक हमने एक क्रेडिट डिपार्टमेंट बनाया हुआ होता है, हम इन्वेस्टिगेशन भी सारी करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बावजूद हमें कभी कभी कस्टमर का पता नहीं चलता, डेटर का पता नहीं चलता, और वो हमारे साथ फ्रॉड कर जाते हैं, या फिर हम उनको जज नहीं कर सकते हैं और हम उनको जज करने में गलती करते हैं, जिसकी वजह से बैड डेट्स बनते हैं। ठीक है? और बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स, या फिर हम उनको सोच नहीं सकते कि वो हमारे साथ कुछ ऐसा गलत करेंगे। ठीक है? So bad debts are caused by selling goods on credit to customer who fail to pay their debts. इसलिए bad debts जो हैं वो अगर हम उर्दू में देखें bad debts का मतलब, तो इसका मतलब होता है बुरे कर्जे। ठीक है? इसलिए वजह से bad debts जो होते हैं वो काज बनते हैं किस वजह से कि हम से गुड्स जो है वो सेल कर देते हैं अपने कस्टमर को क्रेडिट पे, जो कि अपने डेट्स क्लियर करने में या डेट्स पे करने में फेल हो जाते हैं। ठीक है? हमारा क्या, हमने पूरी डिटेल पढ़ी है बैड डेट्स के बारे में। बैड डेट्स क्या होते हैं? बुरे कर्जे। बुरे कर्जे क्या होते हैं कि कोई भी बिजनेस पर्सन या कोई भी बिजनेस जो होता है या बिजनेस यूनिट जो होता है वो अपने कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज जो है वो क्रेडिट बेस पे सेल करना पसंद नहीं करता, अगर उसको पता चल जाता है कि ये पर्सन मुझे मेरे पैसे रिटर्न नहीं करेगा या मुझे मेरी गुड्स की पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है? आप अनविलिंग पर्सन को जो डेट्स पे करना पसंद नहीं करता, तो उसको आप कभी भी जो है वो गुड्स सेल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ होता है क्रेडिट डिपार्टमेंट, जिसका मतलब ये होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद गुड्स या सर्विसेज को जो है वो उधार पे या डेट्स जो है वो क्रेडिट बेसिस पे आप जो है उनको गुड सेल करेंगे। लेकिन इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद कभी कभी जो है वो आंखों का धोखा हो जाता है, या फिर आपको पता नहीं चलता, या आपको जज करने में गलती हो जाती है, या आपको जो आपका कस्टमर है या जो डेटर है वो इतना ज्यादा शॉप है कि वो आपको चकमा दे जाता है, और आप जो है वो मजबूर हो जाते हैं उसको उधार देने पे, गुड्स उधार देने पे या सर्विसेज उधार देने पे या पेमेंट या कैश उधार देने पे आप जो है मजबूर हो जाते हैं। और एंड में उसका रिजल्ट क्या आ जाता है कि आपकी गुड्स जो होती हैं वो ऐसे पर्सन के पास चली जाती हैं जो कि आपको पेमेंट नहीं कर रहा, या जो आपका डेट्स जो है पे नहीं कर रहा, या डेट्स पे करने में फेल हो गया, जिसकी वजह से आपके ये कर्जे जो होते हैं वो बुरे कर्जे या बैड डेट्स में कंसिडर किए जाते हैं। क्लियर? In these days most of the goods are usually bought and sold on credit, और ऑब्वियस बात है ये हमारे बिजनेस का हिस्सा है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमने उसको क्रेडिट पे भी सेल करना है, हमने उसको कैश पे भी सेल करना है, हमने ऑन द स्पॉट पेमेंट भी करनी होती है, और हमने फ्यूचर में भी पेमेंट जो है वो लेनी होती है। ये हमारे बिजनेस की रूल होता है, और बिजनेस करने के लिए ये करना पड़ता है, हमें मजबूरी होती है, कभी हमें उधार लेना पड़ता है तो कभी हमें उधार देना पड़ता है। इसलिए आजकल जो बिजनेस चल रहा है उसमें आपका ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जो होता है वो क्रेडिट बेस पे ही सेल आउट किया जाता है या परचेज किया जाता है। ठीक है? When a business sell goods to customer on credit basis, जब आप गुड्स अपनी कस्टमर को या डेटर को जो है वो क्रेडिट बेसिस पे सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, दैट कस्टमर बिकम इट्स डेटर, तो कस्टमर आपका जो होता है वो आपका डेटर बन जाता है। डेटर कौन होता है? जिसने आपसे उधार लिया हुआ होता है। ठीक है? एंड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेटर इज कॉल्ड डेट्स, और उस डेटर से, उस पर्सन से जिसको आपने उधार दिया हुआ होता है या पेमेंट उधार में की होती है या गुड्स या सर्विसेज आपने उधार में दी होती हैं, वो आपके डेट्स बन जाते हैं। ठीक है? वो अमाउंट, वो चीज आपकी डेट्स बन जाती है, और वो जो पर्सन होता है, वो जो कस्टमर होता है वो आपका डेटर बन जाता है। क्लियर? अच्छा, अब आगे देख लेते हैं। डेट्स में बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। डेट्स जो होते हैं, जो कर्जे होते हैं, हम उनको 3 क्लासेस में, 3 टाइप्स में, 3 चीजों में, 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। डेट इज डेट्स, आगे से आपको नजर आ रहा होगा, बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स एंड द गुड डेट्स। ठीक है? बैड डेट्स जो बुरे कर्जे होते हैं, डाउटफुल डेट जिन पे हमें शक है, और गुड डेट्स के वो हमारे क्लियर हो गए हैं, ये अच्छे हमारे लिए कर्जे हैं। क्लियर? अब हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैड डेट्स। द डेट्स विच आर इनरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स, वो कर्जे जो कि इनरिकवरेबल हैं,
कवर नहीं हो सकते हैं, वापस नहीं हो सकते हैं, रिटर्न नहीं हो सकते हैं हमारे डेटर से, हमारे कस्टमर से, कैन नॉट बी रियलाइज, जो कि हम रियलाइज ही नहीं कर सकते कि हमें मिलेंगे कभी है, ठीक है। और कॉल बैड डेट्स एंड द कंसर्न डेटर और कॉल बैड डेटर्स, ठीक है। वो कर्जे जिनका हमें पूरा यकीन होता है कि वो हमारे कर्जे वापस नहीं होंगे, हमें रिकवर नहीं होंगे, हमें रिटर्न नहीं होंगे, हम उनको बुरे कर्जे या बैड डेट्स कहते हैं। और वो जो पर्सन होता है जिसने हमें ये कर्जे वापस नहीं करने हैं या जो हमारे कर्जे हमें वापस नहीं करता, उस पर्सन को, उस डेटर को, उस कस्टमर को हम कहते हैं बैड डेटर्स, बुरा कर्जा लेने वाला, ठीक है। अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स क्यों अकाउंट डेबिट है? क्योंकि बैड डेट्स हमारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। एंड डेटर इज द एसेट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इस वजह से वो क्रेडिट हो रहा है। ये आपने नेचर्स पढ़ी हुई हैं फर्स्ट लेक्चर में, आई थिंक सो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बैड डेट्स जो होते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, और एक्सपेंसेस की नेचर जो होती है वो भी डेबिट ही होती है। और दूसरी आपकी जो क्रेडिट होगा वो डेटर्स होंगे। डेटर्स हमारे जो होते हैं वो एसेट्स होते हैं। एसेट जब इंक्रीज करता है तो वो आपका एसेट जो है वो डेबिट होता है, लेकिन जब एसेट डिक्रीज करता है तो वो क्रेडिट होता है। यहाँ पे हमारे डेटर्स जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, इस वजह से हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज डाउटफुल डेट्स। The debts, the recovery or realization of which is doubtful or uncertain are known as doubtful debt, ठीक है। वो कर्जे जिनका हमें रिकवरी का शक होता है या जिनका हमें रियलाइजेशन का शक रहता है या अनसर्टन रहती है, बेयकीनी रहती है कि ये हमारे कर्जे हमें रिटर्न होंगे या नहीं। हमें ये भी हो सकता है कि वापस भी हो सकते हैं, हमें ये भी हो सकता है कि हमें वापस नहीं होंगे, ठीक है। 50% आपको लगता है कि आपका लॉस हो जाएगा, 50% आप सोचते हैं कि हमें रिटर्न हो जाएगा, उनको हम डाउटफुल डेट्स कहते हैं। डाउट का मतलब वैसे ही आपको पता है कि शक है, ठीक है। वो कर्जे जिनकी हमें शक रहता है या रिकवरी का हमें रियलाइजेशन का शक रहता है कि वो हमें रिटर्न होंगे, अनसर्टन हम उसके लिए रहते हैं, उनको हम डाउटफुल डेट्स कहते हैं। बैड डेट्स वो होते हैं जिनका हमें यकीन है कि वो हमें वापस नहीं हो रहे हैं, और डाउटफुल डेट्स का हमें बेयकीनी है, हम 50-50% में हम जो है शक में ही रहते हैं कि हो जाएंगे वापस या नहीं होंगे, उनको डाउटफुल डेट्स कहा जाता है। इट इज एक्सपेक्टेड और पॉसिबल लॉस टू द बिजनेस। ये हम सोच के रखते हैं फिर ये कि हमें या तो पॉसिबल है कि हमें लॉस होगा बिजनेस में, so it is necessary to estimate the loss to be suffered on account of doubtful debts and make a provision therefore by debiting profit and loss at the end of year, ठीक है। इसलिए हम ये हमारे लिए जरूरी होता है। so it is necessary to estimate the loss to be suffered on account of doubtful debts। इसलिए ये जरूरी होता है कि हम पहले से ही एस्टिमेट लगा लें कि ये जो डाउटफुल डेट्स हैं ये हमारे जो है वो हमारा लॉस बन रहा है, हमें अंदाजा होना चाहिए कि हम ये लॉस सफर करेंगे, हमें ये लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको डाउटफुल डेट्स में कंसीडर करते हैं एंड मेक अ प्रोविजन, और इसके लिए हम प्रोविजन करते हैं, हम इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। देयरफॉर डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट करते हैं एंड ऑफ ईयर। पूरा साल आपने वेट करना है, और जब आपका साल एंड हो रहा होगा, जब आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा होगा, जब आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा होगा, तब आपने इसको जो है वो डाउटफुल डेट्स में कंसीडर या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में कंसीडर करना है। पूरा साल आपने वेट करना है, क्या पता आपको रिटर्न हो जाए पैसे, क्या पता आपको रिटर्न ना हो, ठीक है। आप ये नहीं कि आप पहले से ही उसको डाउटफुल डेट्स में जो है वो लिख दें कि ये हमारे रिटर्न नहीं हो रहे, ये हमारा लॉस ही है। आपने वेट करना है, उसके बाद जब साल एंड हो गया तो आप तो श्योर हो चुका है कि आपका ये लॉस ही लॉस है, आपको इसकी पेमेंट नहीं होनी है। क्लियर? दिस इज नोन एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जब हमें ये साल के एंड में पता चल जाता है कि ये हमें रिटर्न नहीं हो रहा, हमें वापस नहीं हो रहा, तो ये हमारा लॉस बन गया है, फिर हम इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कंसीडर कर लेते हैं। तो इसकी एंट्री देख लेते हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे हम, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा क्रेडिट होता है, लेकिन डेबिट किस में होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट होगा, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हाउ बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर ट्रीटेड इन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स जब हम बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट्स में हमारा बैड डेट्स का और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, हम उसको किस तरह से लिखते हैं या किस जगह पे लिखते हैं, या हम इसको कैसे जो है वो चेक करते हैं।
देखते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, the effect of bad debts and provision for doubtful debts on profit and loss account may be shown in the form of formula। हमने जो है वो बैड डेट्स का और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो अफेक्ट होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करना होता है, लेकिन उसके लिए हमने उसका फार्मूला अप्लाई करना होता है। फार्मूला से हम जो है वो देखते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे शो होता है। क्लियर। New provision for doubtful debts plus bad debts given in trial balance plus bad debts given in adjustments minus old or existing provision for doubtful debts is equal the amount shown on the debit or credit side of profit and loss account। ठीक है, आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के प्रॉफिट एंड लॉस में आपने फार्मूला लिखना है और फिर आपको सही तरीके से शो होगा कि ये कैसे लिखना है। ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा आपकी, सबसे पहले तो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कि आपकी न्यू प्रोविजन होगी, उसमें आपने ऐड करना है बैड डेट जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, उसमें आपने ऐड करना है बैड डेट जो कि आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन है। ये सारी चीजें अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये बहुत मुश्किल है, जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे, जब हम इनको क्वेश्चंस में करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होंगी। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। लेकिन अभी जो है वो ऑब्वियस बात है, इंट्रोडक्शन करना था तभी आप आगे जा सकते थे। अगर मैं इंट्रोडक्शन आपको ना बताती तो फिर आपको होना था ही पता नहीं ये क्या चीज है और ये कहाँ से आ गया। ठीक है, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ, जब हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। न्यू प्रोविजन में आपने बैड डेट्स को ऐड करना है जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है, और फिर आपने बैड डेट्स को ऐड करना है जो एडजस्टमेंट में भी गिवन है, और उसमें से आपने माइनस करनी है ओल्ड और एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो कि आपकी पिछली डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन पड़ी हुई है वो आपने माइनस करनी है। तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा द अमाउंट शोन इन द डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे या फिर क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, वो अमाउंट आपके पास आ जाती है। क्लियर। इट इज फर्दर समराइज्ड एज फॉलो। हम इसको मजीद जो है वो शॉर्ट करके आपको बताते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो सके। उसमें हम क्या करेंगे, न्यू प्रोविजन आपकी होगी प्लस उसमें आपने बैड डेट्स ऐड करने हैं, उसमें से आपने ओल्ड प्रोविजन बैड डेट्स की माइनस करनी है, तो टोटल आपके पास आंसर या अमाउंट आ जाएगी जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करनी है। क्लियर। और N is means new provision plus B means bad debts minus O means old provision। ठीक है, N new provision plus bad debts minus old provision is equal to amount shown in profit and loss account, जो profit and loss account में आप अमाउंट शो करेंगे। अब आपको मैंने 3 तरीकों से ये फार्मूला बताया है, पहले डिटेल में बताया, फिर उसको मजीद शॉर्ट किया है, फिर उसको मजीद शॉर्ट करके N प्लस बी माइनस ओ बताया है ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अभी आप जो है जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रही तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अभी से पहले हमने पढ़ा था बैड डेट्स क्या होते हैं और डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं। बैड डेट्स वो डेट्स होते हैं जो कि हमें यकीन हो जाता है कि ये हमारे कर्जे बुरे हो गए हैं, ये हमें रिटर्न नहीं होने हैं। और डाउटफुल डेट्स वो डेट्स होते हैं जिनका हमें शक रहता है कि मे बी ये हमें क्लियर आउट हो जाए, मे बी हमें ये रिटर्न हो जाए या मे बी हमें ये रिटर्न ना हो। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ ईयर हमने इनका वेट करना होता है, और एट द एंड ऑफ ईयर अगर हमें वो रिटर्न नहीं होते तो फिर हम उनको कंसीडर कर लेते हैं डाउटफुल डेट्स कि ये हमें रिटर्न नहीं होंगे। अब ये तो हमने पढ़ लिया था, फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि हम इनको प्रॉफिट एंड लॉस में, फाइनल अकाउंट्स में कैसे देखते हैं या कहाँ लिखते हैं या कैसे इनको जो है वो ट्रीट करते हैं। इसके लिए हमने जो है वो इनका अफेक्ट देखना होता है फार्मूला के थ्रू। फार्मूला में हमने इनको लिखना होता है न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट्स। अब बैड डेट्स आपके पास दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो आपको ट्रायल बैलेंस जो कि आपने पीछे फाइनल अकाउंट्स पूरा चैप्टर नंबर 10 किया है, तो आपको वहां पे जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है, क्वेश्चन के बीच में गिवन होता है, या तो वो बैड डेट्स आपने ऐड करना होता है या फिर आपको एडजस्टमेंट में भी एक बैड डेट्स गिवन होते हैं, वो भी आपने इसमें ऐड करने होते हैं, तो इनको हम टोटल बैड डेट्स कहते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में भी जो गिवन होता है और जो एडजस्टमेंट में भी गिवन होता है, इनको हम टोटल बैड डेट्स कहते हैं। इनको हमने ऐड करना होता है न्यू प्रोविजन में, और उसमें से जो आपका आंसर आएगा उस आंसर में से हमने माइनस करनी होती है ओल्ड प्रोविजन जो कि हमारे पिछले साल की प्रोविजन पड़ी हुई है डाउटफुल डेट्स की, वो हमने माइनस की, तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाता है, टोटल अमाउंट निकल आती है, जो कि हमने या तो डेबिट साइड पे लिखनी होती है या क्रेडिट साइड पे लिखनी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अब वो हमने डेबिट साइड पे क्यों लिखनी होती है और वो हमने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखनी होती है, ये भी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता चल सकेगा। ठीक है, न्यू प्रोविजन प्लस टोटल बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी आ जाती है रिकवरी फॉर बैड डेट्स। अब रिकवरी वैसे मेरे ख्याल में आपको नाम से क्लियर हो गया होगा कि बैड डेट्स आपके जो रिकवर हो रही हैं, द डेट्स में बी कलेक्टेड आफ्टर दे हैव बीन रिटर्न ऑफ एज बैड, दिस इज नोन एज रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। अब ये कौन से बैड डेट्स है? रिकवरी फॉर बैड डेट्स का मतलब ये है कि हमने, हमारे पास जो बैड डेट्स हुए थे उनको हमने पूरा साल वेट करते रहे हैं कि पता नहीं हमें ये रिटर्न होते हैं या नहीं होते, हम उनको करते रहे हैं। फिर पूरा साल जब हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लियर हो गया, अकाउंटिंग ईयर हमारा एंड हो गया, तो हमें वो रिटर्न नहीं हुए, तो हमने उनको जो है वो डाउटफुल डेट्स में कंसीडर कर लिया कि ये तो हमें क्लियर होने ही नहीं है, ठीक है। लेकिन साल गुजरने के बाद वो हमें रिटर्न हो जाते हैं, हमें रिकवर हो जाते हैं, हमें वापस मिल जाते हैं। हमारे जो डेटर्स हैं उनको याद आ गया था कि हमने पेमेंट करनी है और वो हमें पेमेंट कर देते हैं। ऐसे कर्जों को हम कहते हैं बुरे कर्जे हमारे रिकवर हो रहे हैं या बुरे कर्जे हमारे वापस हो रहे हैं। द डेट्स में बी कलेक्टेड आफ्टर दे हैव बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, ठीक है। वो कर्जे जिनको हमने, जो हमें कलेक्ट होते हैं जब हम उनको राइट ऑफ कर देते हैं, हम निकाल चुके होते हैं अपने बिजनेस में से कि ये हमारा लॉस है, हमारा लॉस होना ही होना है, हम उनको बुरे कर्जों में से निकाल चुके होते हैं और वो एंड में हमारे रिकवर हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। क्लियर? बैड इसकी एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स रिकवर, ऑब्वियस बात है, बैड डेट्स हमें रिटर्न हो रहे हैं, हमें वापस मिल रहे हैं, इसलिए हमारे जो एक्सपेंसेस थे वो इंक्रीज और एक्सपेंस जो हुए हुए थे वो हमें वापस मिल रहे हैं, रिकवर्ड। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है। क्लियर? ये इसकी एंट्री थी। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है? नाम से ही आपको वैसे क्लियर हो रहा होगा कि डेटर्स को जो हम डिस्काउंट देते हैं, डेटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने हमसे उधार पे चीज ली होती है या जिन्होंने हमसे कैश जो है वो उधार लिया होता है, जब हम उनको हम डेटर्स कहते हैं। और डिस्काउंट हम उनको तब देते हैं जब उन्होंने हमसे गुड्स जो है वो उधार पे परचेज की हुई होती हैं, ठीक है। डिस्काउंट में बी अलाउड टू डेटर्स इफ दे विल पे देयर डेट्स बिफोर ड्यू डेट, ठीक है। हमने अपने डेटर्स को गुड्स उधार पे दी थी, क्रेडिट बेस पे हमने सेलिंग की हुई थी अपने डेटर्स को, और उनको टाइम पीरियड दिया हुआ था कि आपने 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद या 3 मंथ के बाद पेमेंट करनी है। और वो जो हमारे डेटर्स थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने 3 मंथ का वेट करने की बजाय हमें जल्दी पैसे रिटर्न कर दिए हैं। जो उन्होंने गुड्स क्रेडिट पे ली हुई थी, उन्होंने उनके पैसे हमें जल्दी रिटर्न कर दिए, हमें पेमेंट वापस कर दी है। तो हमने खुश होके उनको जो डिस्काउंट दिया है उसको डिस्काउंट अलाउड कहा जाता है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स कहा जाता है। डिस्काउंट जब हम किसी को देते हैं तो वो हमारे एक्सपेंस होते हैं, और जब हमें डिस्काउंट रिसीव होता है तो वो हमारा इनकम होती है। अब हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारे पास से एक्सपेंस हो रहा है, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, हमारा खर्चा हो रहा है, इस वजह से ये डेबिट हो रहा है। इफ दे हैव, और वो हमारे डेटर्स ने पहले ही पेमेंट कर दी थी ड्यू डेट से पहले, जो हमारी मेच्योरिटी डेट थी, जो हमारा टाइम पीरियड था 3 मंथ्स, उससे पहले ही हमें पेमेंट कर दिया, इसलिए हमने उनको खुश होकर डिस्काउंट दिया है। इसको डिस्काउंट अलाउड कहा जाता है या डिस्काउंट ऑन डेटर्स कहा जाता है। क्लियर? For discount to be allowed to debtors, a provision should be created in the same manner as is done in the case of doubtful debt, because such discount it is also a possible loss to the business, ठीक है। फॉर डिस्काउंट टू बी अलाउड टू डेटर्स, हमारा वो डिस्काउंट जो हम अपने डेटर्स को अलाउ करते हैं या हम अपने डेटर्स को देते हैं, ए प्रोविजन, हम उसके लिए एक प्रोविजन बनाते हैं। वैसी ही प्रोविजन जैसे कि हमने डाउटफुल डेट्स की बनाई हुई होती है, सेम मैनर में, सेम तरीके से हम बनाते हैं, क्योंकि सच डिस्काउंट इट इज आल्सो पॉसिबल लॉस टू द बिजनेस। ऐसे डिस्काउंट हमारे बिजनेस के लिए लॉस ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने तो, आप देखें, अगर हमारी गुड्स जो है वो हमने क्रेडिट बेस पे दी हैं, तो 3000 की अगर हमने गुड्स दी हैं तो हमें तो 3000 ही मिलना चाहिए था ना। गुड्स तो हमारी 3000 की गई हैं, तो पेमेंट तो हमें 3000 की मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये बिजनेस का रूल है कि अगर हमारी टाइमली पेमेंट हो जाती है या टाइम से पहले पेमेंट हो जाती है, ड्यू डेट से पहले हमारी पेमेंट हो जाती है, तो हमें डिस्काउंट देना पड़ता है। ये बिजनेस रूल है। तो वो बिजनेस रूल की वजह से अगर देखा जाए तो हमारा तो नुकसान हुआ है, हमारा तो लॉस हुआ है, क्योंकि हमें 3000 की बजाय अब हमें मे बी 2900 मिल रहा हो या मे बी 2800 मिल रहा हो, ठीक है। हमें कम पैसे मिल रहे हैं और वो कम पैसे हमारे जो है वो बिजनेस के लॉस बन जाते हैं, हमारे एक्सपेंस होते हैं, हमारे लॉस होते हैं। इस वजह से हम इनकी प्रोविजन वैसी ही बनाते हैं जैसे कि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बनाते हैं, क्योंकि वो भी हमारा नुकसान ही हुआ हुआ होता है, ठीक है। क्लियर? दिस इज नोन एज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसलिए हम इसको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कहते हैं।
अब हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, हम इसकी एंट्री देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका डेबिट होगा और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो है वो क्रेडिट होगा। क्लियर? अब हम आपको नजर आ रहा होगा कि हम एक प्रोफार्मा बना रहे हैं। इफेक्ट इन बैलेंस शीट की, इसका बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। एसेट साइड्स जो है वो और लाइबिलिटी, एसेट साइड अगेन आपको पता है कि बैलेंस शीट में आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होती। बैलेंस शीट में आपकी एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड होती है। बैलेंस शीट का मतलब होता है कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बैलेंस है। फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब ये होता है कि क्या आपकी जिम्मेदारियां और आपकी असासाजात, क्या आपकी जिम्मेदारियां और आपकी मलकियत जो है वो बराबर हैं। अगर वो बराबर होती हैं तभी हम उसको बैलेंस शीट कहते हैं। एसेट्स हमारी असासाजात हैं, हमारी मलकियत है और उनकी अमाउंट्स आके लिखनी है आपने लेफ्ट साइड पे। देन आपकी राइट साइड पे लाइबिलिटीज, आपकी जिम्मेदारियां, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं जो कि हमने राइट साइड पे लिखनी होती है और फिर उनकी आगे अमाउंट लिखनी होती है। क्लियर? अच्छा, सन्ड्री डेटर्स हमारे पास, सन्ड्री सन्ड्री का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट डेटर्स। अब हर पर्सन का, हर डेटर का हम नाम तो अलग से नहीं सेपरेटली मेंशन कर सकते क्योंकि हम अब उनकी तो बैलेंस शीट नहीं बना रहे, बैलेंस शीट तो हम अपनी बना रहे हैं। तो हमारे तो कोई एक नहीं हजारों डेटर्स हो सकते हैं। हम सारों के हम डेटर्स के अगर नाम बैलेंस शीट में लिख दें तो फिर तो ये इतनी लंबी बैलेंस शीट बन जाए, इसलिए हम सन्ड्री डेटर्स लिख लेते हैं और टोटल अमाउंट लिख देते हैं हमारे डेटर्स की कितनी है, वो है 10,800। ठीक है, उसमें से हमने बैड डेट्स माइनस करने हैं 800 और हमारे पास इनर कॉलम में जो आंसर आ जाता है वो है 10,000। क्लियर? फिर हमने न्यू माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि हमारे डाउटफुल डेट्स थे वो हमने माइनस किए 500। तो 10,000 में से 500 माइनस किए तो 9,500 आ जाता है। और इसमें से हमने माइनस करने हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो वो हमारे पास आ जाते हैं 190। तो 9,500 में से माइनस किया 190 तो हमारे पास टोटल आंसर आता है 9,310 रुपीज। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास सन्ड्री डेटर्स है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोच लें 5-6 डेटर्स थे, उन सब के हमने जो है वो डेटर्स के अमाउंट कलेक्ट की तो वो हमारे पास बनती है 10,800। उनमें से हमने बैड डेट्स जो हमारे थे, जो ओल्ड प्रोविजन थी या जो हमारे बैड डेट्स थे वो हमने माइनस के। वो बैड डेट्स जो कि हमारे बुरे कर्जे बन चुके हैं, हमें पता है हमें ये रिटर्न नहीं होने, हमने सन्ड्री डेटर्स में से वो निकाल दिए, राइट ऑफ कर दिए कि हमें पता है हमें मिलने तो है कोई नहीं, तो फायदा क्या। ठीक है, तो वो 10,800 में से 800 हमारे बैड डेट्स माइनस कर दिए तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाती है 10,000। ठीक है, उस 10,000 में से हमने 500 माइनस कर देना है। वो 500 जो हमें पता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, कि ये भी हमें शक किया है कि हमारे डेटर्स हमें पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। पूरा साल गुजरने के बाद उन्होंने अभी तक हमें पेमेंट नहीं किया तो ये अब डाउटफुल ही रह गए हैं कि पता नहीं पेमेंट होती है या नहीं। तो ये भी हमने 10,000 में से माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 9,500। इस 9,500 में से हमने वो माइनस काट देना है 190 रुपीज, जो कि हमने अपने कस्टमर को, अपने डेटर को डिस्काउंट दिया है क्योंकि उसने हमें टाइम से पहले पेमेंट कर दी हुई है। तो हमने बिजनेस रूल को फॉलो करते हुए उसको टाइम से पहले पेमेंट करते हुए डिस्काउंट दिया है। वो डिस्काउंट हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, वो डिस्काउंट हमारे बिजनेस के लिए लॉस है क्योंकि हमने पेमेंट, जो हमने गुड्स उसको सेल की थी वो तो हमने ज्यादा अमाउंट की थी और हमें उतनी ही अमाउंट की पेमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन हमें उतनी अमाउंट की पेमेंट नहीं ली बल्कि उसमें हमने डिस्काउंट दे के अपना नुकसान किया है बिजनेस रेपुटेशन कायम करने के लिए। तो हमारे पास जो टोटल आंसर आ जाता है वो बनता है 9,310 रुपीज। ये अब आपको क्लियर हो गया कि बैलेंस शीट में हमने अपने डेटर्स की, डाउटफुल डेट्स की, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की और बैड डेट्स की किस तरह से ट्रीटमेंट करनी है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। बेटा ये आपने ध्यान से देखना है क्योंकि यही आपसे ये सारे की सारी यही चीजें आपकी रिपीट होनी है आपके प्रैक्टिकल में, आपके क्वेश्चंस में। अगर आप ये ठीक तरीके से अभी देखेंगे नहीं तो आपको क्वेश्चन में इनकी समझ नहीं आएगी कि ये एडजस्टमेंट्स हमने किस तरह से सेट करनी है। और ये जो हमारे बैड डेट्स हुए हैं, ये जो हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हुई है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हुई है, इसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, आप देखें हम इससे पहले जो है वो डिस्काउंट डेटर्स को दिया है तो अब हमारे क्रेडिटर भी तो हमें डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है,
we allow discount to our debtors and in the same way we may also receive discount from creditors. ठीक है, हमने अगर डेटर्स को डिस्काउंट दिया है तो कोई हमें भी तो डिस्काउंट दे सकता है, ठीक है, हमारा भी तो फायदा कोई कर सकता है। अगर हमारा नुकसान हुआ है डेटर्स को डिस्काउंट देने से, डिस्काउंट अलाउ करने से, एक्सपेंस करने से, लॉस करने से हमारा नुकसान हुआ है तो कोई हमें भी तो फायदा दे सकता है, क्योंकि हम भी तो बिजनेस कर रहे हैं। हमें अगर किसी को सेलिंग करनी पड़ रही है तो हमें भी किसी से परचेजिंग करनी पड़ सकती है। हमने किसी से परचेजिंग की हुई है और वो हमारा क्रेडिटर बन गया हुआ है क्योंकि हमने उसे उधार पे चीज ली थी, तो हमारा वो क्रेडिटर बन गया। उस क्रेडिटर को हमने टाइम से पहले पेमेंट कर दी है, पहले पैसे दे दिए हैं, तो उसने खुश होकर हमें डिस्काउंट दे दिया है। तो जो हमें डिस्काउंट अब मिला है वो हमारा रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। और जब डिस्काउंट रिसीव होता है तो वो इनकम होती है, जो इनकम होती है वो हमारे प्रॉफिट होता है, हमारे बिजनेस को फायदा होता है। ठीक है, सच अ डिस्काउंट इज एन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। ये डिस्काउंट जो होता है ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेक्टेड होता है कि हमें मिलना ही मिलना है, क्योंकि हम जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। ये हमारा गेन होता है, ये हमारा प्रॉफिट होता है। सो द प्रोविजन इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ ईयर फॉर द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर। सो ये जो प्रोविजन होती है, जो जो कि हमें एट द एंड ऑफ ईयर अमाउंट हमने अंदाजा लगाया होता है कि हमें इतना डिस्काउंट अपने क्रेडिटर से मिलेगा, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं, गेन कहते हैं, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कहते हैं, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज प्रोविजन और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। इसको हम प्रोविजन या रिजर्व कहते हैं डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अब इसकी हम जो है वो एंट्री देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स डेबिट हो रहे हैं। क्लियर? It will shown on the credit side of profit and loss account and in balance sheet as a deduction from sundry creditors। ठीक है, आपका ये जो ट्रीटमेंट होगा इसका डबल इफेक्ट होता है। डबल इफेक्ट में आपने क्या करना है, एक आपने बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट शो करना है और एक आपने इफेक्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पता है जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके एक्सपेंसेस साइड पे, डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस के आते हैं, और जो इनकम्स होती हैं वो आपकी क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस की इनडायरेक्ट इनकम्स में शो होती हैं। तो ये जो हमारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है ये हमारी इनकम है, जो कि हमने इनडायरेक्ट इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखनी है, और बैलेंस शीट में हमने इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो क्रेडिटर्स हैं उसमें से इसको डिडक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, लेस कर देना है। ठीक है, अच्छा जी, ये थी हमारी जो है वो आज का टॉपिक। आज हमारा जो है वो हमने पढ़ी है डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स रिकवरी क्या होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, गुड डेट्स क्या होते हैं, उसके बाद डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हमने पढ़ा है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स पढ़ा है। ये सारा आपको आई थी होप सो के बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। हम इंशाल्लाह इसका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कल से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप मुझसे पूछ लें। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है।